नमस्कार, जोहार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। खबर वो नहीं है जो आप लोग देख रहे हैं, खबर तो वो है जो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो सब जगह देख सकते हैं। अरे वो क्या खबर हुई? खबर तो वो हुई जो हम खोद के निकाल करके लेके आ रहे हैं। पूजा सिंघल से ईडी पूछताछ करेगी, ठीक है, पूछताछ होगी। सवाल ये नहीं है, खबर तो ये होगी कि पूजा सिंघल इस पूछताछ में बोलेंगी क्या। खबर ये होगी कि पूजा सिंघल के हाथ पांव कहां कहां तक फैले हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ खबरें दिखाएंगे। आपको हम दिखाएंगे कि जो भ्रष्टाचार का एक पाप लोक बना हुआ है, वो पाप लोक कहां कहां कैसे कैसे फैला हुआ है, कहां कहां हम झारखंडियों का हक कैसे कैसे मारा जा रहा है, कौन कौन पूजा सिंघल के सहयोगी हैं आगे। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि अब आगे क्या। आज हम आपको एक अंदाजा बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है, और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। अब मंगलवार को ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी, लेकिन एक बात तो साफ है, पूजा सिंघल ने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य स्थापित कर रखा था। खनन सचिव पूजा सिंघल के कई खनन मित्र हैं। ये ऐसे मित्र हैं, हम बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस चलता है यहां पे। आप पूछेंगे सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस होता है कि तू मेरा फायदा पहुंचा, मैं तुम्हारा फायदा पहुंचाऊंगा। जिनसे पूजा सिंघल का करीबी संबंध है ऐसे लोगों से, इनमें से एक है नोवा मुंडी के अनिल खीरवाल माइंस, जिनका पूजा सिंघल से बहुत अच्छा संबंध है। इस कंपनी ने नियम कानून सबको ताक पर रख दिया। आज पूजा सिंघल के वरदहस्त वाली इस कंपनी की पोल खोलेंगे और दिखाएंगे आपको पूजा सिंघल की मायावी दुनिया। सबसे पहले हमारी एक एक्सक्लूसिव, एक खोजी रिपोर्ट देखिए कि कैसे पूजा सिंघल के वरदहस्त से झारखंड को लूटा जा रहा था। यह खुलासा झारखंड के नोवा मुंडी से है, जहां आयरन ओर मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। देखिए हमारी खुलासे वाली रिपोर्ट। में अब तक जो हुआ वो तो आप सब ने देखा, आप सब ने जाना, पर आज वो देखिए जो अब तक नहीं देखा। पूजा मैडम का बड़ा खेल। ईडी हुजूर, जरा इधर भी नजरें इनायत कीजिए। लाल मिट्टी का ये पहाड़ असल में लाल मिट्टी नहीं, आयरन ओर यानी लौह अयस्क है। इसी से लोहा बनता है। यह पहाड़ कुदरत ने नहीं बनाया, बल्कि खनन सचिव पूजा सिंघल के आशीर्वाद से इसे खीरवाल माइंस ने बनाया। अनिल खीरवाल को 30 अप्रैल तक ही लीज की इजाजत थी। इन्हें इजाजत थी कि 1 महीने में लगभग 75,000 मेट्रिक टन लौह अयस्क खनन की, पर यह कंपनी खनन करती है लाखों लाख मेट्रिक टन हर महीने। इस कंपनी ने कई जगह लाखों टन स्टॉक जमा कर रखा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनिल खीरवाल लौह अयस्क खान के स्टॉक यार्ड में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े पहाड़ जम गए हैं, ये रातों रात नहीं जमे हैं, ये विगत 2-3 महीनों में ही जमे हैं। यहाँ पे जिस तरह से अनिल खीरवाल जो लौह अयस्क खदान है, उनको एक वर्ष में लगभग 75,000 टन लौह अयस्क खनन करने की अनुमति होती है, जो कि प्रत्येक महीने के हिसाब से आए तो लगभग 6,500 टन खनन करना होता है। लेकिन विगत 2-3 महीनों के अंदर ही यहाँ पे लाखों टन का खनन हुआ है, और इसे सिर्फ इसी एक स्टॉक में नहीं, अन्यत्र स्थानों में भी रखा गया है। आप देख सकते हैं, और एक स्टॉक है जो बोकना में है, राजश्री मिनरल्स, उसके अंदर भी इसी तरह के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए हैं। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे पहाड़ कई जगहों पर बनाए गए हैं जहां लाखों टन माल रखा गया है, जिसकी ट्रांसपोर्टिंग रात के अंधेरे में होती है। अब आप एक और तस्वीर राजश्री मिनरल्स के स्टॉक यार्ड की देख रहे हैं। ये कौन सा प्लॉट है?
राजश्री। राजश्री, यहाँ पर ये किसका माल है? ये तो खिरवाल माइंस का। तिरुवल का। खिरवाल माइंस का है। आखिर किसके परमिशन से खनन का ये खेल चल रहा है? खबर है कि खनन सचिव पूजा सिंघल के काफी मधुर संबंध खीरवाल माइंस के साथ। पूजा सिंघल की इजाजत से ही यहाँ खनन का खेल धड़ल्ले से चलता था। क्या खनन विभाग को अब एक बार इधर भी नजर नहीं डालनी चाहिए? पूजा सिंघल से पूछताछ तो ठीक है, इधर भी तो पूछताछ जरूरी है। लॉ एस का खेल लगातार सारंडा और ये पश्चिमी सिंहभूम से चलता रहा है। कई माध्यमों के द्वारा ये खेल चलता रहा है। इस बार भी एक इसी तरह का है। यहाँ पे कई सफ़ेद पोश लोगों की मिली भगत से यहाँ पे जो है स्टोक बनाया गया है और बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए हैं। आखिर इसकी मांग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि विगत 2-4 महीनों के अंदर इन्हें कितनी खनन करने की अनुमति थी और इतना बड़ा बड़ा स्टॉक कैसे बना। नोआमुंडी से करमवीर शर्मा, न्यूज़ 11 भारत। नोआमुंडी से न्यूज़ 11 भारत में हमारे सहयोगी करमवीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिर मैं आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जो आपको अचंभित करेंगे, आश्चर्यचकित करेंगे। एक बार मैं करमवीर के पास आ रहा हूं। करमवीर जी, ईडी के छापेमारी के बाद ये खेल उजागर हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ईडी के, हम तो बहुत समय से ये तमाम खेल दिखा रहे हैं। बहरहाल चलिए आते हैं इस बात पर। बड़े बड़े टीले लॉ एस्क माइंस के, लॉ एस्क के आयरन ओर के आप दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में। खीरवाल, अनिल खीरवाल माइंस, जिनके पास लीज के अधिकार जो है, वो अधिकार कहता है कि 75,000 मेट्रिक टन एक महीने में ये खनन कर सकते हैं। लेकिन खनन सचिव का जब माथे पर हाथ हो तो उसके बाद ये 75,000 की जगह लाखों लाख मेट्रिक टन हो जाता है, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तय है पूजा सिंघल बहुत करीबी है इन अनिल खीरवाल माइंस की, तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। रात के अंधेरे में ये पूरा गायब हो जाता है। ज्यादा जानकारी कैसे ये खेल चलता है, किस तरीके से ये खेल चलता है, करमवीर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगभग 75,000 टन जो है इनको एक साल में निकालने की अनुमति मिलती है, जिस हिसाब से प्रत्येक महीना लगभग 6,500 मेट्रिक टन इनको निकालना होता है, खनन करना होता है। ठीक है। लेकिन विगत 3-4 महीनों के अंदर में 2 स्टॉक यार्ड है और एक अन्यत्र स्थान है जो जंगल में है। इन तीनों जगहों पे भारी तादाद में जो है वो आयरन और खनन करके रख दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से बड़े बड़े एकदम एक पहाड़ की तरह बना करके रख दिया गया। बिल्कुल। तो करमवीर, चूंकि जो इलाका है नोआमुंडी, कहते हैं कि चप्पे चप्पे पर या तो सीआईएसएफ रहती है, पुलिस के भी कान खड़े रहते हैं, चेक पोस्ट बनाए गए हैं जगह जगह से। लेकिन इसके बावजूद रात के अंधेरे में ये जो माइंस, ये जो लॉ एस्क के टीले बनाए गए हैं, इनको ट्रकों में लगा करके और उसके बाद उड़ीसा भेज दिया जाता है। तो क्या जो जांच एजेंसियां, एक बार उनको इधर भी नजर इनायत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिमी सिंहभूम जो है वो एक सीमांचल क्षेत्र है उड़ीसा से, और दोनों ही क्षेत्रों में लॉ एस्क की जो माइंस है वो वहाँ पे चलती है, जिसके कारण रात के अंधेरे में यहाँ पे कई तरह की तस्करियां होती है। तस्करी में भी कई तरह के नए मतलब तरीकों से तस्करी की जाती है। और दोनों जो क्षेत्र है, जो अनिल खीरवाल का माइंस है, वो सामने से उनके जो फ्रंट गेट है वहां से उड़ीसा का रास्ता ही आता है। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने खनन करके ऊपर रख दिया है और उड़ीसा से जो आते हैं, जो मतलब एक जैसे टन के हिसाब से जो आता है, जो एवरेज टन होता है उसके हिसाब से आता है, लेकिन इनके द्वारा हो सकता है उसमें ओवरलोड कर दी जाती हो और उसके बाद फिर आगे के रास्ता चला जाता है। क्योंकि लगातार जब भी वाहन जांच अभियान चलाया गया है तब कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़ाई है जिसमें कभी ओवरलोड या फिर अवैध खनन किया हुआ आयरन ओर होता है। तो इस तरह से लगातार ये खेल जारी है और अब भी जारी है। और जहाँ तक जांच का बात है तो आप देख सकते हैं, जब सिर्फ हम लोग न्यूज करते हैं तब जांच होती है, अदरवाइज कोई जांच नहीं है। बिल्कुल। चलिए करमवीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, करमवीर सहयोगी जुड़े हुए थे। अब आपको हम एक बात बताते हैं। देखिए, ईडी की जांच में यह पता चला है कि दिल्ली के एक बड़े होटल में कुछ समय पहले पूजा सिंघल की तरफ से एक बड़ी पार्टी थी। पार्टी का पूरा खर्चा खनन से जुड़े किसी बड़े आदमी ने उठाया था। आखिर कहां से आते हैं ये बड़े आदमी, अब आप समझिए इस क्रोनोलॉजी को। देखिए, सहयोगी राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं राजेश जी के पास आ रहा हूं। राजेश जी, अब इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। अभी ईडी की पूछताछ में कुछ बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई पूजा सिंघल ने दिल्ली में एक बड़े होटल में एक बड़ी पार्टी दी थी कुछ समय पहले, जिसका पूरा खर्चा
खनन के किसी बड़े आदमी, एक बड़े सफेद पोष द्वारा उठाया गया था। भाई क्रोनोलॉजी साफ है, सिम्बायोसिस बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, उस सिम्बायोसिस को यहां पर साफ देखा जा सकता है। भैया तुम हमारा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। राजेश जी देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कहीं कोई इलीगल माइनिंग जैसी चीज़ें चल रही है तो बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेट लेवल के जो नोडल अफसर होते हैं उसकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। अगर सच्चाई होती कि नोडल अफसर इससे अनभिज्ञ हैं या उनका लीज का टर्म पूरा हो गया है और वहाँ खनन अब नहीं किए जा सकते हैं तो उसे रोक दिया जाता है, या फिर जो होर्डिंग होती है वह नहीं किया जा सकता, और जो उन्हें अलॉटेड कैपेसिटी है कि आप इतने ही खनन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो होर्डिंग नहीं कर सकते, कहीं जमा नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पे है। झारखंड में ऐसे कई दृष्टांत पहले भी मिले हैं और वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो जो मामले आए हैं ईडी की छापेमारी के बाद, तो ये शक पुख्ता होते जा रहा है कि कहीं न कहीं ये खनन विभाग की सरपरस्ती में या फिर उसके संरक्षण में ये तमाम इलीगल माइनिंग, देखिए आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप आयरन ओर या कोई भी चीज़, कोई मिनरल्स आप होर्डिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, और ऐसी कंपनियों को जब तक ऊपर से नहीं सह मिलेगा तब तक वो नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तो खनन विभाग की सचिव ही हैं पूजा सिंघल जो जांच के दायरे में है। अब सरकार ये तय करेगी कि उनका विभाग बदलता है या फिर किसी और को इसका जिम्मा दिया जाता है, तब फिर हम लोगों की खबर दिखाने के बाद विभाग सक्रिय होता है, ये देखना होगा। लेकिन आपने जैसा कहा कि दिल्ली में पार्टी होती है या बेंगलोर में पार्टी होती है, हैदराबाद में पार्टी होती है, ये कल्चर बन गया है झारखंड का। और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो विभाग से किसी क्लाइंट को उपकृत करते हैं तो उसके एवज में उन्हें पार्टी, महंगे तोहफे, तमाम चीज़ें, विदेश जाने की सुविधाएं, ये चीज़ें दी जाती रही हैं और पहले भी ऐसे दृष्टांत थे। तो वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो ये कोई बड़ा खुलासा हम इस मामले में कह सकते हैं कि जितनी आयरन ओर के राजेश जी, स्टॉक दर्शक जो देख रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दर्शक जो हमारे साथ, जो अभी न्यूज 11 भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उनके मन में एक सवाल है कि आज पूजा सिंघल या उनके सहयोगी जितने लोग हैं, चाहे सुमन कुमार सिंह है, अभिषेक झा है, इनसे पूछताछ में क्या निकला? मतलब क्या पूछताछ हुई है? ईडी ने क्या पूछा, इन्होंने क्या जवाब दिया? क्या आज दिन भर के गहमा गहमी क्या रही? मैं एक बार चाहता हूं मेरे पैनल से कि आज जो पूछताछ हुई है, आज जो अपडेट है कि आज पूछताछ में क्या निकला, क्या पूछताछ हुई है, आज दिन भर में क्या चला है, तो इससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारे पास। एक बार वो रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज। पूजा के पाप लोग किस साझेदार होंगे बेनकाब? कब तक साझेदारों को बचाएगा अभिषेक झा? आखिर कब तक राज को छुपाएगा सीए सुमन? आखिर कब तक पूजा के पाप लोग के साझेदार बचेंगे? कब तक साझेदारों को अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह बचा पाएंगे? लगातार दूसरे दिन दोनों पर ईडी ने सवालों की बौछार कर दी। रविवार को भी ईडी ने अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से करीब 12 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने अलग अलग कमरों में बैठाकर फिर आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए थे। दोनों से ईडी ने करीब 60 सवाल पूछे थे, लेकिन इस दौरान ईडी के सवालों का सही तरीके से दोनों ने जवाब नहीं दिया। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित ईडी के कार्यालय में दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली। इस बार जो है पूरे मामले को लेकर के जहां अभिषेक झा से दूसरे दिन घंटों पूछताछ की गई, तो वहीं इस पूरे मामले में 5 दिनों के रिमांड पे आए सुमन कुमार के रिमांड अवधि के दौरान उनके परिजन भी आज यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन कुछ देर के लिए जो तस्वीरें देखने के लिए मिली, जो सुमन कुमार के परिजन थे वो पूरे तरीके से चेहरे को ढक करके 2 महिला एक पुरुष पहुंचे ताकि मुलाकात सुमन कुमार से हो सके। लेकिन चूंकि लगातार सुमन कुमार से ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही थी, इसलिए परिजनों को खाली हाथ लौटना पड़ा और ईडी के लोगों ने सुमन कुमार से मुलाकात नहीं करा पाए। तो वहीं अगर बात करें अभिषेक झा की, तो अभिषेक झा से घंटों लगातार एक बार फिर से पूछताछ की गए। दिन के तकरीबन 10 बजे अभिषेक झा ईडी के इसी दफ्तर में पहुंचे थे और लगातार उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन दोपहर होते होते ईडी के टीम के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई गई, उसके अनुसार, जिस तरह से जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार अब इस पूरे मामले
में पूजा सिंघल को सम्मन जारी किया गया है। सम्मन जारी करते ही पूजा सिंघल की मुसीबतें जो हैं वो अब बढ़ गई है। पूरे मामले में पूजा सिंघल से भी पूछताछ होगी और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की जानकारी जुटाई जाएगी। क्योंकि मनरेगा से लेकर के खनन और फिर पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले को लेकर के इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। ईडी के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। पूजा सिंघल से मुलाकात होगी और जब पूछताछ ईडी की टीम करेगी तो कई सवाल हैं जिनके जवाब पूजा सिंघल को देनी है। ईडी न सिर्फ अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह से सवाल जवाब कर रही है, बल्कि अब उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ शुरू कर दी। सीएस सुमन के 2 महिला समेत 3 परिजन भी ईडी ऑफिस पहुंचे। दोनों महिलाएं दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाकर ईडी ऑफिस पहुंची थी। अधिवक्ता अभिषेक भारती ने बताया है कि दोनों महिलाएं सीएस सुमन से मिलने पहुंची थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। सुमन जी के रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है। जांच होने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेंगे। सीएस सुमन के घर से 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। ऐसे में पूरे मामले में ईडी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच में जुट गई। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पूछताछ के दौरान सीएस सुमन ने नाम बताने पर अपनी जान को खतरा बताया है, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे भारत सरकार की कस्टडी में। कि क्या हालत है वो सीएस सुमन सिंह बता रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो भारत सरकार की कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी में है। उनका जान सुरक्षित है। हम उनका जान बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए भारत सरकार तैयार है। उनको चुपचाप जो है सारे इनका नाम बता देना चाहिए, यही उनके हक में अच्छा है। वहीं जेएमएम ने पूछा है कि ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद से रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी कहां हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। मनरेगा मामले में ईडी का प्रकरण चल रहा है, तब से हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी और श्री रघुवर दास जी दोनों कहीं गुम हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का दरअसल अकल ही गुम हो गया है। वो अपनी सत्ता को जाते देखकर इतने बदहवास हो गए हैं कि वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानिए बाबूलाल मरांडी जी क्यों चुप हैं। ये देखिए बाबूलाल मरांडी जी का ट्विटर आईडी। बाबूलाल मरांडी जी जिस दिन से रेड हुआ है उस दिन से लगातार उन्होंने पूजा सिंघल जी के निलंबन की ही नहीं मांग की थी, बल्कि इस पूरे मांग के सीबीआई को जांच करने का उन्होंने आह्वान किया था। लगातार बाबूलाल मरांडी जी ट्वीट कर रहे हैं। और फोन बंद होने की बात होती है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन बंद हो तो हम ये क्या समझ लेंगे कि वो कहीं से बाहर है। और दूसरी बात, रघुवर दास जी ने खान घोटाले को लेकर सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, राजभवन गए थे, मुख्यमंत्री जी के कुकृत्य को एक्सपोज किया था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठे आरोप लगाकर एक परसेप्शन बनाना चाहती है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। सीएस सुमन कुमार सिंह के रिमांड के अब भी 3 दिन बचे। वहीं सूत्रों की माने तो मंगलवार को पूजा सिंघल से भी पूछताछ हो सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कई सफेदपोश बेनकाब होंगे। रांची से इमरान, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। एक बार फिर स्वागत है आपका। सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। मैं सीधा रुख कर रहा हूं राजेश का। राजेश जी, आप खूंटी गए, खूंटी में आपने बातचीत की लोगों से, आपने पता किया, क्या नजर आया आपको वहां पे? देखिए, ये बहुत पुराना मामला है और 1 दशक से भी ज़्यादा समय का यह मामला है। और आश्चर्य की बात है कि इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कार्रवाई उन पर हुई जो छोटे कर्मचारी थे या सेकंड क्लास के अफसर थे या जूनियर इंजीनियर थे। आप राम विनोद सिन्हा का नाम जानते होंगे कि वो निलंबित किए गए थे इस मामले में, और साफ तौर पर पूजा सिंघल को बचा लिया गया था। और आप देखिए कि सरकार ने विभागीय कार्रवाई के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसके जो संचालन पदाधिकारी थे, नियंत्रण पदाधिकारी थे, वो एपी सिंह थे। उनकी कमेटी ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी थी। आप समझे कि किस प्रकार के से ब्यूरोक्रेसी काम करती है, आप और जो अधिकारी हैं उन्हें बचाने का काम करती है। लोगों का यही कहना था कि इतने बड़े स्तर पे हुए घोटाले, खासतौर पर मनरेगा में जिस प्रकार से कथित रूप से अनियमितताएं बढ़ती गई, और इस मामले में 13 थानों में मामला भी दर्ज है।
खूंटी जिले के 13 थानों में एक मामला भी दर्ज है और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि एक बहुत ही टेक्निकल इशू है कि सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पर के खिलाफ कैसे कोई जांच कर सकता है, सामान्य डीएसपी रैंक का अधिकारी या फिर एसपी स्तर का अधिकारी। तो ये एक विडंबना है कि सरकार, देखिए रघुवर दास की सरकार थी, इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार थी, उससे पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी। कुछ लोगों ने जो गड़बड़ियां हुई थी उसकी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच का जो काम था वो कहीं जाकर गुम हो जाता था और ये आज तक ये अनसुलझा हुआ विषय रहा है कि आखिर इस घोटाले का, इस इतनी बड़ी राशि के दुरुपयोग का, गबन का क्या कुछ हसरे निकला। आज भी लोग सवाल, खूंटी के लोग जानना चाहते हैं कि किसी अधिकारी का इतना बड़ा कद हो जाता है कि वह जांच को प्रभावित कर देता है। यही कमोबेश स्थिति थी। जो सामाजिक कार्यकर्ता है दिलीप मिश्रा, उन्होंने कई मामलों को उठाया और खास तौर पर पूजा सिंघल के बारे में उन्होंने मुख्य सचिव से लेकर प्रधानमंत्री तक ये पत्र दिया और शिकायत दर्ज कराई। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया गया, लेकिन वो भी कहीं न कहीं फाइलों में गुम हो गया। राजेश जी पत्राचार के माध्यम से आप दिलीप मिश्रा को अभी सुन रहे थे। दिलीप मिश्रा ने कहा कि भाई उन्होंने जाकर के जो जांच जब चल रही थी तो उन्होंने पूछने की कोशिश की कि भाई क्या आपने चतरा में जाकर के जांच की, क्या आपने पलामू में जाकर के जांच की, क्या आपने खूंटी में किस किस से बातचीत की, मतलब थोड़ा सूचना के अधिकार के तहत भी हमें बताइए कि भाई आपने कितनी जांच की, क्या जांच की। लेकिन इन्हें फटकार के भगा दिया गया, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें फटकार दिया गया। क्या लगता है, मतलब इतना तो तय है कि बहुत प्रेशर में यह जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसका मतलब कि देखिए आपने देखा हुआ पलामू का मामला है, वहाँ के डिविजनल कमिश्नर ए के मिश्रा ने पत्र लिखा था और कार्रवाई की बात कही थी। इसके अलावा एसके सतपति थे और उन्होंने भी ग्रामीण विकास के सचिव थे, तो उन्होंने भी प्रपत्र का गठित करने के लिए कहा था। प्रपत्र को गठित करने के उपरांत जो विभागीय कार्रवाई होती है उसमें एक संचालन पदाधिकारी होते हैं जो इसकी सुनवाई करते हैं या भौतिक सत्यापन करते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसी दिलीप मिश्रा ने जाकर इसी क्रम में पता किया एपी सिंह से कि आप कहाँ कहाँ गए और क्या क्या है। चूँकि इनके पास कुछ एविडेंस थे, कुछ इनके पास जानकारियाँ थी, पुख्ता जानकारियाँ थी, तो ये चाहते थे कि वो उन्हें सब जांच में सहयोग करें और तथ्यों से अवगत कराएं। लेकिन एपी सिंह, जैसा कि दिलीप मिश्रा बताते हैं कि एपी सिंह ने इन्हें भगा दिया अपने चैम्बर से और आप शब्द भी कहे। तो ये आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है। और आज ये सवाल बड़ा उठता है कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी यह जांच कहीं मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। और अगर यही छोटे अधिकारी होते या फिर कर्मचारी स्तर के लोग आरोपी होते तो कब के वो नप जाते या बर्खास्त हो जाते। आपको मैं बता दूं कि इस मामले में जितने जो मामले हुए, अलग अलग कांड दर्ज हैं, उनमें कई कर्मचारी और लोग, अफसर जो है, जूनियर इंजीनियर, ये सब सस्पेंड भी हो गए, जेल तक चले गए। कुछ लोग जेल में अभी भी हैं, कुछ लोग जेल से बाहर निकले हैं। लेकिन जो मुख्य आदमी है वो अभी तक कुछ नहीं हुआ और उन्हें क्लीन चिट सरकार की ओर से मिल गई। और आज भी ये सवाल बहुत ही लाजमी है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटा जो दोषी है या आरोपी है उसे सजा मिल जाती है और बड़े कद के अधिकारी इससे बचे जाते हैं, जबकि झारखंड की गरीब जनता का यह पैसा था और उसका दुरुपयोग हुआ था और गरीबों के लिए था पैसा। अगर ये मनरेगा की योजनाएं ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होती और लोगों लाभुकों तक ये काम मिलता, मनरेगा योजना का लाभ मिलता, तो शायद उनकी जेब में पैसे जाते और उनका जीवन स्तर सुधरता। लेकिन आज भी ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि ऐसे अधिकारियों पर राजेश जी क्यों नहीं। अब जो हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाने वाले हैं। पूजा सिंघल के पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग थे, हैं भी, खनन तो है ही, सो है ही। इसके अलावा उद्योग, मतलब यूं समझ लीजिए कि पिछली सरकार में जो हाथी उड़ा था उसमें तो ये सहयोगी थी। इस सरकार में अभी निवेश लाने का जिम्मा इन्हीं के माथे है। तो यानी पूजा सिंघल उद्योग विभाग के एसडब्ल्यूसीसी की सीईओ भी है। आप पूछेंगे कि भाई एसडब्ल्यूसीसी है क्या, तो बता देते हैं कि उद्योग विभाग का यह विंग
उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग लगाने की इजाजत देता है। जानकार बताते हैं कि बतौर सीईओ पूजा सिंघल उद्योगपतियों से अकेले मिलकर डील करती थी। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि एक बड़ी कंपनी के एक अधिकारी बोकारो में वो अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। उद्योग में जहां पर इनका कार्यालय है, ठीक इनके कार्यालय में ही एंटीक रूम है, जहां पर सुमन कुमार सिंह को इन्होंने जगह दे रखी है बैठने की, इनके सीए जो पकड़े गए। तो जब पूजा सिंघल से वो अधिकारी मिले तो पूजा सिंघल ने कहा कि भाई आप जाकर के मेरे सीए से मिल लीजिए, इस बारे में वही बातचीत करेंगे। सीए से जब मुलाकात हुई तो सीए साहब कहते हैं कि ऐसा है कि सर आप 8 करोड़ रुपए दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, वरना तो फिर फंस जाएंगे, नहीं होगा काम। तो ये बता रहा हूं कि वहां पर एक खेल चलता था, भ्रष्टाचार का खुला खेल। सुमन कुमार सिंह तो बाकायदा सीएमओ के नाम पर पैसा मांगता था, कहता था कि सीएमओ तक पहुंचाना होता। आप स्थिति देख लीजिए क्या थी। सुमन कुमार सिंह का खेल कैसे चलता था, खौफ का खेल, खौफ का एक माहौल बना करके, और ये खेल चलता था। SWCC और इसके बारे में और इस खेल के बारे में जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजय लाल। एक बार इस रिपोर्ट को आप देखिए, छोटी सी रिपोर्ट है। उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करती थी। कोई भाया मीडिया नहीं, सीधे आइए, बात कीजिए, पूजा का चढ़ावा चढ़ाइए और आपका काम हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राज्य सचिवालय नेपाल हाउस के उद्योग विभाग के पास, जहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है पूजा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SWCC यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी की वो चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी। जाहिर सी बात है अब भी वो इस पद पर हैं। जाहिर सी बात है सीधे लोगों से संपर्क। सिंगल विंडो सिस्टम उद्योगपतियों को राहत देने के लिए बनाया गया था कि राज्य के उद्योगपति निवेशकों को कोई परेशानी ना हो और एक ही जगह उनका सारा काम हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम को कुछ गलत तरीके से अपने तरीके से परिभाषित करना शुरू कर दिया। लिहाजा परिणाम ये हो रहा है कि पूजा सिंघल ईडी के रडार पर हैं कि पूजा सिंघल कई बार अपने अकाउंटेंट के माध्यम से भी यहाँ देखेंगे महाप्रबंधक बैठे हुए हैं सिंगल विंडो सिस्टम के। मैं उनसे कुछ बात करूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? सिंगल विंडो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करती थी पूजा सिंघल जी। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। इसके बारे में वरिष्ठ पदाधिकारी है, वो इसके बारे में बात करेंगे। सर, सुमन को कभी देखा इस दफ्तर में आपने? नहीं देखा। लेकिन ये सिंगल विंडो सिस्टम यानी SWCC सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूजा सिंघल ईडी के रडार पर आई और कई प्रकार की जानकारियां न्यूज 11 के पास है। एक जानकारी यह भी है कि पूजा सिंघल अपने सीए सुमन कुमार को लेकर कई बार दफ्तर आया करती थी और उन्हें एक अलग जगह बैठने को कहा जाता था। अभी ताला बंद है, लिहाजा उस जगह को मैं नहीं दिखा सकता। से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SWCC पूजा सिंघल फिलहाल कई दिनों से फाइलों का मूवमेंट बंद है सचिव स्तर पर। देखना होगा कि आगे ईडी के रडार पर आने के बाद पूजा सिंघल के किस्मत का फैसला किस रूप में होता है। क्रमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो देखिए, ये SWCC की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। SWCC सीईओ है पूजा सिंघल। अब पूजा सिंघल के दफ्तर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वो भी तस्वीर है। एक बार चाहते हैं कि एक बार अब दिखाइए कि जो उद्योग विभाग में, उद्योग भवन में, प्रोजेक्ट भवन में जो पूजा सिंघल का दफ्तर है, वहां फिलहाल क्या चल रहा है, एक बार दिखा दीजिए। वो पूजा सिंघल पिछले कई दिनों से ईडी के रडार पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं खान विभाग यानी कि माइनिंग डिपार्टमेंट के उसी जगह पर जहां पर आईएएस अधिकारी 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल बैठती थी। ईडी की छापेमारी के बाद से कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा है। कुछ कर्मचारी बेशक आ रहे हैं लेकिन फाइलों का मूवमेंट पूरी तरह से बंद है। मैं यहाँ के कर्मचारी के सहयोग से पूजा सिंघल के मैडम के चैम्बर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये सरकारी कार्यालय है, गोपनीयता जरूरी है, लिहाजा मैंने एक यहाँ के सीनियर जो पर्सन है उनको रखा है और आदेशपाल हैं
और यहाँ पर देखेंगे ये पूजा सिंघल मैडम का वो चैम्बर है जहां से बैठकर बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। पूजा सिंघल मैडम पिछले कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रही थी और ईडी की छापेमारी के बाद से लगभग उन्होंने कोई फोन भी नहीं किया, किसी प्रकार की कोई बातचीत भी अपने कर्मचारियों से नहीं की। लिहाजा कई फाइलें देखेंगे, कई फाइलें पूजा सिंघल के लिए इंतजार कर रहे हैं और उनके पीएस हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमने दिखाने की कोशिश की कि पूजा सिंघल यहां बैठती थी, उनके पीएस हैं, उनसे मैं कुछ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। और अरुण कुमार जी हैं, सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, मैं वहां भी जाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए भाई, दरवाजा थोड़ा खोल दीजिए। अरुण कुमार जी आप खोलिए। अरुण कुमार जी विशेष सचिव के विशेष कार्य OSD, अरुण कुमार जी OSD साहब, हाँ थोड़ा जाने दिए, कोई दिक्कत नहीं। बात OSD है, मैं उनसे कुछ बातचीत करूंगा। सर, खान विभाग में फिलहाल क्या स्थिति है? नहीं, स्थिति क्या है, कार्यालय में लोग कार्य कर रहे हैं और क्या। आप मुस्कुरा रहे हैं सर। नहीं, कार्यालय में रोज कार्य कर रहे हैं, उसमें स्थिति की क्या बात। मैं कहूँ फाइलों की अंबार लग गई है। नहीं, फाइल तो रूटीन में जैसे फाइलें आती है खान निदेशालय में, उससे फाइलें आ रही हैं। वो ये डिस्पैच नहीं हो रहा है आगे के लिए। नहीं, ये तो खान निदेशालय से फाइल तो डिस्पैच होती है, तो सचिव स्तर से, सचिव स्तर के बारे में मैं नहीं कह सकता। मैं खान निदेशालय का रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये सुमन कुमार को कभी आप लोग देखे कि नहीं सर? हम लोग से कोई परिचय नहीं। कभी नहीं देखे? नहीं जी, नहीं। सुने कि मैडम साथ लेकर आती थी? पता नहीं है, जानकारी मुझे नहीं। चलिए, अरुण कुमार जी हैं, इनका मैं आदर करता हूँ, सीनियर ऑफिसर हैं। और उसके बाद रघुवीर राय जी, प्रधान आप सचिव रघुवीर राय जी आप ही हैं। सर, मैडम का क्या स्थिति है, दफ्तर नहीं आ रही है या आ रही है, क्या कुछ करना चाहेंगे? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है अभी ना। कुछ लीव पिटीशन, छुट्टी का आवेदन? ना, वैसी कोई जानकारी नहीं। कभी सुमन कुमार जी को देखे आप? नहीं, हम कभी नहीं देखे। आप कब से हैं यहाँ? हम जून 21 से हैं, जून 2021 से। उसके बाद कभी नहीं देखे? नहीं। मैडम यहाँ कितनी फाइल उनके आवास पर जाता था या फिर यहाँ आती थी? नहीं, यहीं पर आती थी। कुछ फाइलें घर पर भी आती थी? कुछ अर्जेंट जैसे कोर्ट केसेस वगैरह है तो सब जाती थी। कुछ फाइलें जाती थी। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पूजा सिंघल खान विभाग की सचिव, 2000 बैच की आईएएस अधिकारी। फिलहाल इस कार्यालय में बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं हो रहा है, रूटीन कार्य हो रहे हैं। वैसे जिस पर कि बहुत बड़ा निर्णय लिया जाना है वैसे काम नहीं हो रहे हैं। पूजा सिंघल दफ्तर नहीं आ रही हैं पिछले कई दिनों से, शायद कुछ अंदेशा रहा होगा। कुछ अहम फाइलें उनके आवास पर जरूर जाया करती थी, जैसा कि उनके आप सचिव ने बताया कि अहम फाइलें कुछ होती थी, पूजा सिंघल के आवास पर जाता था। फिलहाल इस कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा है। कर्मचारी आपस में कुछ बातें बेशक करें, यहाँ के आदेशपाल हैं, शायद कुछ जानकारी मिली होगी। कुछ जानकारी मिल पाई सर आप लोगों को, अखबार के मीडिया? नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं, हमसे तो मालूम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। ईडी पैसा तो देखे होंगे? हाँ, वो सब तो देखे हैं, पेपर में देखे। पैसा देखे? इतना पैसा देखे थे एक बार में? वो तो हम तो नहीं देखे हैं उतना। मैडम कभी टिप्स वगैरह दिया करती थी कि नहीं आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते। हम नया, हमारा 3 महीना हुआ है। अच्छा, कार्यालय में काफी कंजूस थी पूजा सिंघल जी। कभी किसी चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को किसी भी जन्मदिन, बर्थडे, मैरिज डे, कई प्रकार के आयोजन होते हैं, दीपावली है, ईद है, कभी भी कुछ टिप्स वगैरह नहीं दिया करती थी। फिलहाल खान सचिवालय यानी कि नेपाल हाउस के दफ्तर के पास पूरी तरह से सन्नाटा, सचिव दफ्तर नहीं आ रही है, बोर्ड यहाँ लगा हुआ है और यहाँ तक एक नई चीज ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है। इसको आप जो दिव्यांग हैं वो छू कर देखेंगे, इसको छू कर समझ जाएंगे, ये दिव्यांगों के लिए बना हुआ है। इसको दिव्यांग यदि अपने हाथ से टच करेंगे तो उनको लिखा मिलेगा सचिव खान एवं भूतत्व विभाग पूजा सिंघल। ये ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, शायद इसलिए भी कि दिव्यांगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो कि पूजा सिंघल मैडम कहाँ बैठती हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कि अपने सचिवालय में, अपने दफ्तर में पूजा सिंघल काफी कंजूस हुआ करती थी। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो देखिए, 2 रिपोर्ट हमने दिखाई, एक SWCC की जो CEO हैं वहां पर क्या चल रहा है और एक प्रोजेक्ट भवन में उनके कार्यालय में क्या चल रहा है। एक बार मैं राजेश जी के पास फिर से आ रहा हूं। राजेश जी,
बहुत महत्वपूर्ण विभाग उद्योग खनन, ये दोनों का जिम्मा पूजा सिंघल के पास है, उद्योग सचिव और खनन सचिव। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमेशा से जो क्रीम विभाग रहा है पूजा सिंघल के पास रहा है। कृषि पिछले सरकार में, इस सरकार में उद्योग खनन, ये तमाम क्रीम विभाग, उद्योग लाने का जिम्मा पूजा सिंघल के पास था। और एक जो एक्सपीरियंस वाली बात है वो भी मैंने शेयर की कि भाई किस तरीके से अपने कार्यालय के बगल में ही एंटीक रूम बना रहा, में उनके सीए बैठते थे। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि झारखंड का विकास हो जाएगा जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, और कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारा सिस्टम सुधर जाएगा। इतनी मेहनत करके कोई यूपीएससी का एग्जाम पास करता है, पूजा सिंघल जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम है, और फिर उसके बाद फिर अब पूजा सिंघल, जब आप गूगल में सर्च करिएगा तो पूजा सिंघल की फहरिस्त पूरी ऐसे निकलेगी कि एक आईएएस जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, और फिर एक ऐसे आईएएस जिसके घर से मतलब करोड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए, अघोषित आय से अधिक संपत्ति। तो मतलब बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। राजेश जी। हाँ, वर्तमान संदर्भ में तो ये कहा ही जा सकता, पूजा सिंघल एक डायनेमिक ऑफिसर रही है। जब उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वो आईएएस की परीक्षा, सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और झारखंड कैडर उन्हें 2000 में मिला, और तब से वो अलग अलग पद पर काम करती रही है। आज जो भी चल रहा है, आप देखें कि वो इसे क्या कहेंगे कि एक अफसर की अपनी लेनियंसी होती है, या फिर एक काम करने का मोडस ऑपरेंडी होता है कि वह सभी सरकारों में इस तरह से एडजस्ट कर जाता है कि वह हर सरकार के लिए वह पसंदीदा ऑफिसर होता है। पूजा सिंघल रघुवर सरकार में भी अच्छे पदों पे थी और बहुत ही रुतबा रखती थी। इससे पहले जब हेमंत सोरेन थे उस समय भी पूजा सिंघल के पास अच्छे पद थे। तो ये कमोबेश देखें तो एक आईएएस ऑफिसर, देखिए एक बात मैं ये कहना चाहूँ, मैं कई आईएएस अधिकारियों से वर्तमान संदर्भ में बात किया तो उनका ये मंतव्य था या उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि इस तरह से के जो मामले आते हैं, इससे कहीं न कहीं ये अखिल भारतीय सेवा की जो इतनी प्रतिष्ठित सेवा है उस पर आँच आती है, और पूरे देश में झारखंड अभी सुर्खियों में है। और जिस प्रकार से पैसे बरामद हुए हैं, जो आरोप लगे हैं, उससे कहीं न कहीं आईएएस बिरादरी को भी धक्का लगा है। तो ऐसे अधिकारियों पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार करेगी भी, क्योंकि जो सेंट्रल विजिलेंस है ये भारत सरकार के अधिकारी होते हैं जो राज्यों में सेवा देते हैं। तो एक डिसिप्लिन बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार डीओपीटी का जो रूल्स है, जो सर्विस रूल है, उसके तहत कार्रवाई भी होती है। अभी जो मामला है, आप देखें कि जिस प्रकार से इन पर आरोप लग रहे हैं, अब जब एक आरोप लगते हैं तो उससे कड़ियाँ जुड़ती चली जाती है कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन पूजा सिंघल के मामले में पुराने सारे विवाद से लेकर आज तक के नए विवाद भी इससे जुड़े रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो भी सरकार के जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो ऐसे अधिकारियों को क्यों नहीं पहचान पाती है, और ऐसे अधिकारियों को क्यों महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जो टेंटेड अफसर होते हैं उन्हें सरकार जो है साइड लाइन करके चलती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिनके ऊपर अगर आरोप लगे होते हैं तो उन्हें ऐसे विभागों में दिया जाता है कि जहां वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये विडंबना है कि एक टैलेंटेड अफसर के साथ ये जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने किया है और जो जो खुलासे हो रहे हैं, उससे तो लोग बड़ा सदमे में है। और लोगों का कहना है कि झारखंड की जो जनता है, गरीब जनता है, उनके पैसे ये डकार रहे ऐसे अधिकारी। और राजेश जी, अधिकारी झारखंड हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहता हूं कि एक दर्शकों को और रिपोर्ट दिखाए, एक रिपोर्ट और दिखाए। रिपोर्ट ये दिखाए कि आज जो पूछताछ हुई है और अब मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, चूंकि बताया ऐसा जा रहा है, कहा जो जा रहा है कि ईडी मंगलवार को पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किल जो है वो अब बढ़ती जा रही है। अब सूत्रों की माने तो मंगलवार को ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ तो करेगी, इसे लेकर ईडी ने नोटिस भी जारी कर दिया है।
और सूत्रों की और माने तो 11 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले पूजा सिंघल को सस्पेंड भी किया जा सकता है। एक सीनियर कैबिनेट के एक मंत्री हैं जिनके हवाले से हम ये खबर बता रहे हैं आपको। तो पूजा सिंघल की मुश्किलें अब चौतरफा आ रही हैं। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल भी है, चूंकि पॉलिटिकल जो पारा है वो भी चढ़ा हुआ है पूजा सिंघल को लेकर के। एक बार इस रिपोर्ट को देख लीजिए। आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ी मुश्किलें। पूजा सिंघल पर गिर सकती है गाज, सस्पेंड हो सकती है आईएएस पूजा सिंघल। ईडी की रडार पर आई आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सूत्रों की माने तो 11 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले पूजा सिंघल को निलंबित किया जा सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो मंगलवार को पूजा सिंघल से होगा सवाल जवाब। ईडी ने पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। कई नए लोगों के नाम भी आ सकते हैं सामने। ईडी को पूजा सिंघल को लेकर मिली बड़ी जानकारी। पूजा के खाते से सैलरी से 1.43 करोड़ ज्यादा की निकासी। 3 जिलों में डीसी रहने के दौरान खाते से ज्यादा निकासी। सीएस सुमन सिंह के खाते में ट्रांसफर हुए 16.57 लाख। 2015-17 के बीच 16.57 लाख रुपए 3 खातों में ट्रांसफर। सीएस सुमन कुमार सिंह के 3 बैंक खातों में ट्रांसफर हुई राशि। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को दी जानकारी। 2007 से 2013 के बीच पूजा ने 13 बीमा पॉलिसी खरीदी। बैंक खातों में जमा राशि से खरीदी गई बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी के लिए 80.81 लाख प्रीमियम का भुगतान। समय से पहले बीमा पॉलिसी को बंद कर दिया गया। पॉलिसी क्लोज करने पर मिले 84.64 लाख रुपए। वहीं सूत्रों की माने तो ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल को दोष मुक्त करने से जुड़ी फाइलें सरकार से मांगी है। कठौतिया कोल माइन से जुड़ी जमीन मामले की शिकायत पर एसीबी जांच की अनुमति नहीं देने से जुड़ी फाइलें भी मांगी गई है। इसी महीने गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के कई आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे। इस बर्थडे पार्टी का पूरा खर्च एक माइनिंग कंपनी ने उठाया था। ईडी ने बर्थडे पार्टी का सीसीटीवी फुटेज मांगा है। साथ ही अपने पति अभिषेक झा के साथ पूजा सिंघल के लंदन दौरे से जुड़ी जानकारियां भी खंगाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और अब एक आखिरी सवाल मैं राजेश जी से ले लेना चाहता हूं। राजेश जी, एक आखिरी सवाल, अब आगे क्या? राजेश जी देखिए, अब जिस प्रकार से मामला सामने आया है ईडी की रिपोर्ट में, आप जो आएगी सरकार के पास, देखिए भाया ये एक सिस्टम है। ईडी ने जिस प्रकार से छापेमारी की है, उनके पास जो भी एविडेंस मिले हैं, उसके संबंध में ये रिपोर्ट भारत सरकार की जो चूंकि ये एजेंसी है वो गृह मंत्रालय के पास से जाएगी और वहाँ पर फिर ये डीओपीटी के पास जाएगी कि ये ऐसे मामले हैं। राज्य सरकार के पास भी ये मामला भेजा जाएगा और ये कहा जाएगा कि इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो राज्य सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए। चूँकि स्टेट के सर्विस में ये अभी तैनात है, भारत सरकार के अधिकारी बेशक हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी इनकी सेवा ले रही है। तो ये कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और राज्य सरकार, जैसा कि आप बता रहे थे कि एक कैबिनेट मंत्री ने संकेत दिए हैं कि जरूर ही सस्पेंड होगी और ये मामला बनता भी है। जिस प्रकार से आरोप लगे हैं तो उसमें सरकार जो है इनके ऊपर सस्पेंशन तो तुरंत बनता है। इसके बाद इनसे सोकॉज भी पूछा जाएगा कि कैसे क्या हुआ और इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, जैसे विभागीय कार्रवाई होती है। इसके बाद भारत सरकार के पास ये मामला जाएगा, भारत सरकार भी इसकी समीक्षा करेगी और जो आरोप लगे हैं और ये दोषी पाई जाती हैं तो फिर आप देखें कि डिसमिसल तक का निर्णय होता है। इस प्रकार के केसेस जो होते हैं भ्रष्टाचार के, तो उसमें अंतिम डिसमिसल तक का भी मामला बनता है। लेकिन फिलहाल हमें देखना होगा, चूंकि आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनके पास सर्विस रूल के तहत कई चीज़ें होती है, कई तरह से ये कोडोन्ड रहते हैं। तो झारखंड सरकार अब क्या एक्शन लेती है ये अभी थोड़ा देखना लाजमी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। अब वक्त पर छोड़ना चाहिए कि भाई पूजा सिंघल का क्या होगा, ईडी की पूछताछ में क्या सामने आता है और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे और कौन। इन तमाम सवालों के जवाब वक्त के पास ही है, वक्त की तरफ ही देखते हैं। वक्त कह रहा है कि फिलहाल हमें विदा लेना है, तो फिलहाल डंके की चोट में नमस्कार, जोहार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।